गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे हरित लवक की संरचना पर चर्चा की और आपको बताया कि हरित लवक की जो संरचना होती है, हरित लवक की जो संरचना होती है, हरित लवक की जो संरचना होती है, हरित लवक की जो संरचना होती है वो दोहरी झिल्ली के द्वारा क्या होती है, घिरी हुई होती है। ठीक है, इसमें सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ये बाह्य झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, और बाह्य झिल्ली के अंदर की तरफ आंतरिक झिल्ली होती है। मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट की जो झिल्ली होती है वह प्रोटीन और वसा से बनी हुई होती है। ठीक है, देखिए बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य एक रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे पेरिप्लास्टोडियल स्पेस कहा जाता है। पेरिप्लास्टोडियल स्पेस कहा जाता है। इसमें एक द्रव पदार्थ भरा होता है जिसे पेरिप्लास्टोडियल फिलर कहा जाता है। हरित लवक के अंदर क्या है, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा या पेठिका कहा जाता है। स्ट्रोमा या पेठिका कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर क्या पाई जाती है, अनेक थैली के समान, चपटी थैली के समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें थाइलेकोइड कहा जाता है। ये थाइलेकोइड जो होती है वो सिक्के की ढेरी के समान संरचना के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है, सिक्के के समान संरचना के रूप में पाई जाती है। इनमें एक सिक्के की ढेरी को ग्रेना कहा जाता है, एक से अधिक को ग्रेनम कहा जाता है। आपको मैंने बताया कि दो थाइलेकोइडों को जोड़ने के लिए ये दो थाइलेकोइड्स आपस में पट्टिकाओं के द्वारा अर्थात लैमेली के द्वारा क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं। हरित लवक के अंदर वृत्ताकार क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए और आरएनए पाया जाता है। और इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसके पश्चात हमने आपको बताया था हरित लवक के कार्य। हरित लवक का पहला कार्य बताया कि हरित लवक जो होता है वो प्रकाश श्वसन स्थल के रूप में कार्य करता है। प्रकाश श्वसन स्थल के रूप में कार्य करता है। दूसरा, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है और कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोज्य पदार्थों के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। तीसरा बिंदु मैंने आपको बताया कि प्रकाश यानी कि हरित लवक जो होता है वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्च में परिवर्तित कर देता है और वायुमंडल को शुद्ध बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए हरित लवक जो होता है वो अल्प मात्रा में एटीपी के संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। एटीपी के संश्लेषण की क्रिया में कौन सहायक होता है, हरित लवक एटीपी के संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। हमने ये इन्हीं बिंदुओं पर लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा की। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और वो है राइबोसोम। Today we are going to discuss about राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, इन पर बात करेंगे। राइबोसोम की प्राप्ति स्थान के बारे में बात करेंगे। राइबोसोम के शेप और साइज पर बात करेंगे। राइबोसोम की संख्या पर बात करेंगे। राइबोसोम के जो संरचना होती है उस पर हम आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। और सबसे अंत में राइबोसोम के कार्य और राइबोसोम के प्रकारों पर आपसे चर्चा करेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइबोसोम। लेसन नंबर हमारा 8 चल रहा है और ये लगभग अब एंडिंग की ओर बढ़ रहा है ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमारे काफी लेक्चरर्स हो चुके हैं। देखिए आइए बात करते हैं अब हम लेसन नंबर 8 का, जो आज का टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है राइबोसोम।
देखिए राइबोसोम क्या है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले राइबोसोम की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो 1932 में नॉल और रस्का नामक वैज्ञानिक ने 1932 में नॉल और रस्का नाम का जो वैज्ञानिक था, नॉल और रस्का नाम का जो वैज्ञानिक था, उसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या की थी, खोज की थी। देखिए इसके पश्चात 1953 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था जॉर्ज पैलेडे, और जॉर्ज पैलेडे ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में, पैलेडे नाम के वैज्ञानिक ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से राइबोसोम को सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में देखा। किसमें देखा? पैलेडे ने जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को सबसे पहले देखा। उसके बाद एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था रॉबिन्सन और ब्राउन। रॉबिन्सन और ब्राउन नाम का जो वैज्ञानिक था, रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम को सबसे पहले पादप कोशिकाओं में देखा। रॉबिन्सन और ब्राउन ने राइबोसोम को पादप कोशिकाओं के अंदर देखा। ये बात समझ में आ गई होगा आपको। अब हम बात करते हैं 1941 के अंदर किलाडे नाम का जो वैज्ञानिक था, उसने राइबोसोम को माइक्रोसोम नाम दिया। 1941 में आपको मैं बता दूं, किलाडे नाम का एक वैज्ञानिक था, और इस किलाडे नाम के वैज्ञानिक ने राइबोसोम को कौन सा नाम दिया? माइक्रोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया था? माइक्रोसोम नाम दिया। 1941 के अंदर किलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम को माइक्रोसोम नाम दिया। सबसे अंत में मैं बात कर रहा हूं 1958 के अंदर। 1958 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट, और इस रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने ही राइबोसोम नाम दिया। राइबोसोम नेम वाज गिवन बाय रॉबर्ट इन 1958। 1958 में रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम नाम दिया। राइबोसोम नाम किसने दिया? रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने दिया। ये तो हमने आपसे बात कर ली है राइबोसोम की डिस्कवरी के बारे में। तो 1932 में नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, और 1953 में पैलेडे ने ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा। रॉबिन्सन और ब्राउन ने, ठीक है, पादप कोशिका में राइबोसोम को देखा। किलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम को क्या नाम दिया? माइक्रोसोम नाम दिया। और 1958 में रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने राइबोसोम नाम दिया। देखिए राइबोसोम का एक मुख्य कार्य है, वो मैं आपको बता दूं। राइबोसोम का एक कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है, और प्रोटीन संश्लेषण करने के कारण ही राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहा जाता है, इंजन ऑफ सेल कहा जाता है। राइबोसोम इज नोन एज ए इंजन ऑफ सेल। इंजन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? इंजन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। या हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को क्या नाम से जाना जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री भी इसे क्या है? कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री भी राइबोसोम को क्या है? कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि कोशिका के किस कोशिका को इंजन ऑफ सेल कहा जाता है या कोशिका का इंजन कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। या प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, राइबोसोम जो होता है वो किन किन से बने होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है,
या हम कह सकते हैं राइबोसोम जो होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन से और एंजाइमों से मिलकर के क्या होता है, बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और किससे बने होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं वो राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन और किससे बने होते हैं, एंजाइमों से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन और एंजाइमों से मिलकर के राइबोसोम क्या होता है, बने हुए होता है। और आपको मैं बता दूं राइबोसोम की एक खास विशेषता, अगर हम बात करेंगे संरचना के ऊपर, तो हम आपको बता दें राइबोसोम के ऊपर किसी भी प्रकार की झिल्ली के द्वारा राइबोसोम ढके हुए नहीं होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो किसी भी प्रकार की झिल्ली के द्वारा क्या है, ढके हुए नहीं होते हैं। अधिकांशतः राइबोसोम कहां पर पाए जाते हैं, मैं आपको बता दूं अधिकांशतः राइबोसोम कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। और आपको बता दें अंतःपरितंवी जालिका की बाह्य सतह पर क्या है, पाए जाते हैं। अधिकांशतः राइबोसोम अंतःपरितंवी जालिका की बाह्य सतह पर क्या है, पाए जाते हैं। अब हम वास्तविक में बात कर रहे हैं कि भाई राइबोसोम वाकई में पाए कहां जाते हैं, तो हम बात करते हैं अकेरेंस ऑफ राइबोसोम, अकेरेंस ऑफ राइबोसोम पर बात करते हैं। अकेरेंस ऑफ राइबोसोम, देखिए राइबोसोम की प्राप्ति स्थान पर बात करते हैं। तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। मैं बता दूं आपको कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव के अंदर, राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव के अंदर कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम कोशिका द्रव के अंदर बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होते हैं वो कोशिका द्रव में भी बिखरे हुए होते हैं, कोशिका द्रव में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। साथ में मैंने आपको बताया अंतःपरितंवी जालिका की सतह पर भी ये क्या है, पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम कोशिका द्रव के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम कोशिका द्रव के अंदर बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो अंतःपरितंवी जालिकाएं होती हैं उन अंतःपरितंवी जालिका की सतह पर भी राइबोसोम क्या है, पाए जाते हैं। देखिए कोशिका के दो कोशिकांग होते हैं, कोशिका में दो कोशिकांग होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक हरित लवक होता है, जिस पर हम आपसे पहले चर्चा कर चुके हैं और उसी बात को हम यहां पर रिपीट कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी राइबोसोम क्या है, पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं MITO, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें भी राइबोसोम क्या है, पाए जाते हैं। और आपको मैंने बताया राइबोसोम कौन से प्रकार का पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाया जाता है, और कौन से प्रकार का पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, पाया जाता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की संख्या। ठीक है, देखिए राइबोसोम की जो संख्या होती है वो RNA और कोशिका की क्षारीय प्रकृति पर निर्भर करती है। राइबोसोम की संख्या और सघनता जो होती है, नंबर ऑफ राइबोसोम पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ राइबोसोम। ठीक है, देखिए राइबोसोम की संख्या पर बात कर रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। राइबोसोम की जो संख्या और सघनता होती है वो किस पर निर्भर करती है, RNA पर निर्भर करती है।
और दूसरा है कोशिका की क्षारीय प्रकृति पर निर्भर करती है। कोशिका की क्षारीय प्रकृति पर निर्भर करती है और किस पर करती है? आरएनए पर निर्भर करती है। राइबोसोम की संख्या आरएनए और कोशिका की क्षारीय प्रकृति पर क्या करती है? निर्भर करती है। आपको मैं बता दूं, कोशिका के अंदर राइबोसोम की संख्या कितनी होती है? 10 की पावर 5 होती है। कोशिका में राइबोसोम की संख्या कितनी होती है? 10 की पावर 5 तक होती है। जबकि इकोलाई नाम का जो जीवाणु होता है, इकोलाई नाम का जो जीवाणु होता है, उस इकोलाई नाम के जीवाणु के अंदर राइबोसोम की संख्या मिनिममली 2000 होती है और मैक्सिमम 20,000 तक हो सकती है। तो ये संख्या आपको पता लग गया। अभी तक हमने दो बातों पर चर्चा की है, राइबोसोम की प्राप्ति स्थान और राइबोसोम की संख्या। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम कोशिका द्रव में बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम कोशिका द्रव में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। साथ में अंतःप्रदवी जालिका की सतह पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। दूसरा मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद बात की मैंने नंबर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम में आरएनए की जो संख्या, कोशिका में राइबोसोम की जो संख्या होती है वो आरएनए और कोशिका की क्षारीय प्रकृति पर निर्भर करती है। मैंने बताया इकोलाई नाम के जीवाणु में राइबोसोम की संख्या 2000 से 20,000 होती है और सामान्य कोशिका में राइबोसोम की संख्या 10 की पावर 5 तक पाई जाती है। अब बात करते हैं साइज के बारे में, राइबोसोम का आकार के बारे में, साइज के बारे में बात करते हैं। देखिए साइज ऑफ राइबोसोम। देखिए राइबोसोम की संरचना में आपको यहां पर इस तरीके की आप देख रहे हैं, हम संरचना पे बात कर रहे हैं। राइबोसोम का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 150 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर, ठीक है, 160 यानी कि लगभग 150 आर्मस्ट्रॉन्ग व्यास होता है। राइबोसोम का व्यास 150 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। जबकि ध्यान से सुनना, ये किसमें मैंने बताया? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का जो व्यास होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का व्यास 150 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। जबकि जंतु कोशिका या पादप कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है उसका व्यास लगभग कितना होता है? 200 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि पादप कोशिका या जंतु कोशिका, या हम सीधे शब्दों में कहें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का व्यास कितना होता है? 200 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। या पादप कोशिका या जंतु कोशिका में राइबोसोम का व्यास कितना होता है? 200 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ये कैसे होते हैं? चपटे होते हैं और कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। राइबोसोम चपटे होते हैं और किस प्रकार के होते हैं? गोलाकार संरचना के रूप में पाए जाते हैं। साइज पता लग गया कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका व्यास 150 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 200 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। चपटे होते हैं आकार में और कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। अब बात करते हैं राइबोसोम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम पर हम आपसे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की संरचना। मैंने आपको बताया कि राइबोसोम की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है, आप देख रहे हो यहां पर। राइबोसोम की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? इस प्रकार की होती है, चपटी होती है और कैसी होती है? गोलाकार होती है। और राइबोसोम की संरचना 2 उप इकाइयों से मिलकर बनी है। ये क्या है? छोटी उप इकाई होती है और ये कौन सी इकाई होती है? बड़ी उप इकाई होती है। राइबोसोम की संरचना चपटी और गोलाकार होती है और इसकी संरचना 2 उप इकाइयों में बटी होती है। एक इकाई बड़ी होती है तो दूसरी इकाई कैसी होती है? छोटी होती है।
ठीक है। बड़ी उप इकाई नीचे की ओर होती है, तो छोटी उप इकाई किसके ऊपर पाई जाती है? बड़ी के ऊपर पाई जाती है। बड़ी उप इकाई जो होती है वो कैसी होती है? गोलाकार होती है, या हम बोल सकते हैं गोलाकार न बोले तो बड़ी उप इकाई डोम्ब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। डोम्ब को बोलते हैं गुंबद के आकार की होती है। कैसी होती है? गुंबद आकार होती है। तो बड़ी उप इकाई कैसी होती है? गुंबद के आकार की होती है, जबकि छोटी उप इकाई ऐसी होती है कैप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होती है। छोटी उप इकाई जो होती है वो टोपी नुमा संरचना के रूप में क्या है? पाई जाती है। कैप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या है? पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? टोपी नुमा संरचना के रूप में क्या है? पाई जाती है। ठीक है। बड़ी उप इकाई का जो व्यास होता है वो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, 140 से लेकर के 160 आर्मस्ट्रांग होता है। बड़ी उप इकाई का व्यास 140 से लेकर के कितना होता है? 160 होता है। यह हो गया राइबोसोम की संरचना। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि राइबोसोम की संरचना गोलाकार और चपटी होती है। ये दो उप इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। एक बड़ी उप इकाई होती है, एक छोटी उप इकाई होती है। बड़ी उप इकाई की संरचना गुंबदाकार होती है, छोटी उप इकाई की संरचना टोपी के आकार की होती है। ठीक है। और मैंने आपको बताया बड़ी उप इकाई का व्यास कितना होता है? 140 से लेकर के 160 आर्मस्ट्रांग होता है। अगला हम बात कर रहे हैं आकार व अवसादन गुणांक के आधार पर। आकार व अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम के प्रकार। देखिए, आकार व अवसादन गुणांक के आधार पर, आकार व अवसादन गुणांक के आधार पर, आकार व अवसादन गुणांक के आधार पर, गुणांक के आधार पर राइबोसोम के प्रकार। आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम के प्रकार। टाइप ऑफ राइबोसोम ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेडवर्ग यूनिट। ठीक है। आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम के प्रकार। आपको मैं बता दूं, आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S प्रकार का राइबोसोम और दूसरा कौन सा होता है? 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है 70S प्रकार का राइबोसोम और दूसरा कौन सा होता है? 80S प्रकार का राइबोसोम। हम बात कर रहे हैं आपसे आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के और 80S प्रकार के राइबोसोम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 70S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हम यहाँ पर इनका अध्ययन जो कर रहे हैं वो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, डिफरेंशियल आधार पर कर रहे हैं, कॉम्परेटिव के आधार पर कर रहे हैं। तो राइबोसोम जो होता है 70S प्रकार का राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। दूसरे बिंदु पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक और बता दूं मैं, 70S प्रकार का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। देखिए, आणविक भार की बात करें तो 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, उसका आणविक भार 2.7 × 10⁶ डाल्टन होता है। 70S प्रकार के राइबोसोम का आणविक भार कितना होता है? 2.7 × 10⁶ डाल्टन होता है। जबकि 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है उसका आणविक भार कितना होता है? 4 × 10⁶ डाल्टन होता है।
कितने डाल्टन होता है? 4 गुणा 10 की पावर 6 डाल्टन 80s राइबोसोम का क्या होता है? आणविक भार होता है। 70s का अवसादन गुणांक कितना होता है? 70s होता है। और 80s का अवसादन गुणांक कितना होता है? 80s होता है। क्लियर बात समझ में आ गई? और आपको बता दूं 70s जो राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम होता है, वो 2 उप इकाइयों में बटा होता है। देखिए 2 उप इकाई कौन सी होती है? छोटी उप इकाई 30s की होती है और बड़ी उप इकाई 50s की होती है। टोटल करेंगे तो 50 और 30 80, जबकि तो 70 ही है, इसलिए इनकी वैल्यू यहाँ पर आपको इसी तरीके से यहाँ पे दर्शाई गई है। तो 70s जो होता है वो 2 उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है, 30s और 50s। 30s छोटी उप इकाई होती है, 50s बड़ी उप इकाई होती है। इसी तरीके से 80s जो राइबोसोम होता है वो भी 2 उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। छोटी उप इकाई 40s से बनी होती है और बड़ी उप इकाई जो होती है वो 60s से बनी होती है। ठीक है, तो 80s जो राइबोसोम होता है वो 2 उप इकाइयों से मिलकर के बना है, 40s और 60s से बना हुआ होता है। देखिए 70s प्रकार का जो राइबोसोम होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, 70s प्रकार का जो राइबोसोम होता है उसमें आरएनए, यानी कि आरएनए भी मैं आपको बता दूं 3 प्रकार के होते हैं। यहां पे थोड़ी सी एक पॉइंट और समझा रहा हूं मैं, आरएनए के प्रकार। ठीक है, आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। मैंने बताया न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होता है, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक का नाम होता है आरआरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। इस आर का अर्थ हो गया राइबोसोमल और ये आरएनए। दूसरे का नाम होता है एमआरएनए, जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, हिंदी में बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए। और तीसरा प्रकार का होता है जिसे टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, या इसे स्थानांतरण आरएनए भी कहा जाता है। इसे राइबोसोमल, संदेशवाहक और टीआरएनए। तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि 70s प्रकार का जो राइबोसोम होता है, 70s प्रकार का जो राइबोसोम होता है उसमें आरआरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आरआरएनए 3 प्रकार के। तो यहां पे लिख रहे हैं 70s प्रकार का राइबोसोम जो होता है उसमें 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? आरआरएनए पाया जाता है। पहला प्रकार का हो गया 23S, दूसरा जो हो गया मैंने आपको बताया 16S, और तीसरा प्रकार का होता है 5S प्रकार का आरएनए। 23S प्रकार का आरएनए, 16S प्रकार का आरएनए और 5S प्रकार का आरआरएनए। ठीक है, ये 3 प्रकार के आरएनए क्या है? पाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, ये 23S और 5S जो होता है, ठीक है, 23S और 5S जो होता है वो 50S उप इकाई के अंदर पाए जाते हैं, और 16S जो होता है वो किस में पाए जाते हैं? 30S उप इकाई में आरआरएनए पाए जाते हैं। 50S आरएनए में 23S और 5S आरआरएनए पाए जाते हैं, जबकि 30S में 16S आरआरएनए पाए जाते हैं। एस क्या है? एक स्वेड वर्ग इकाई बोलते हैं, स्वेड वर्ग यूनिट। ठीक है, जिसको अवसादन गुणांक कहते हैं। अवसादन गुणांक को स्वेड वर्ग के द्वारा दर्शाते हैं। स्वेड वर्ग में क्या है? एस है, तो इसलिए हमने 70 के साथ एस लिख दिया। एस का मतलब है ये अवसादन गुणांक है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 80S की बात करें तो 80S में भी 3 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। कितने प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं? 3 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। पहला है 28S प्रकार का, 18S प्रकार का और 5S प्रकार का। देखिए 28S और 5S प्रकार के आरएनए जो होते हैं वो 60S प्रकार के आरएनए के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, 28S और 5S प्रकार के आरआरएनए किसमें पाए जाते हैं?
60S प्रकार के राइबोसोम में पाए जाते हैं और 18S प्रकार के आरआरएनए किसमें पाए जाते हैं? 40S प्रकार के राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं। और भी अगर हम इनका डिटेल से अध्ययन करना चाहें तो हम आपको इनका अलग से अनुभार भी बता सकते हैं। जैसे 30S का अनुभार जो होता है वो 0.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? 6 डाल्टन होता है। ठीक है, 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन होता है। और अगर हम क्या है 50S राइबोसोम के आणविक भार के बारे में बात करें तो इनका जो आणविक भार होता है वो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन होता है। इसी तरीके से यदि 80S प्रकार के राइबोसोमों की संरचना पर हम बात करें, अनुभार पर बात करें, तो 60S प्रकार का आणविक भार होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन होता है। और 40S प्रकार का जो राइबोसोम होता है इसका अनुभार जो होता है वो 1.3 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन होता है। तो ये क्या है, इनका अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम और 80S प्रकार के राइबोसोम। 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, 80S प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम का अनुभार 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन होता है, जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम का आणविक भार 4 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन होता है। देखिए मैंने बताया 70S प्रकार का राइबोसोम दो उप इकाइयों में बटा होता है, 30S और 50S। 30S का आणविक भार 0.6 से लेकर के 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन और 50S का आणविक भार कितना होता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन होता है। इसी तरीके से 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, उसका आपने देखा कि दो उप इकाइयों में बटा होता है, 40S और 60S। 60S उप इकाई का आणविक भार 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है, जबकि 40S का आणविक भार 1.3 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन होता है। मैंने आपको बताया कि 70S प्रकार के राइबोसोम में 3 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं, 23S, 16S और 5S। 23S और 5S तो 50S में पाए जाते हैं और 16S प्रकार के आरआरएनए 30S के अंदर 30S राइबोसोम में पाए जाते हैं। इसी तरीके से 80S में भी 3 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं, 28S, 18S और 5S आरआरएनए। देखिए 28S और 5S आरआरएनए 60S प्रकार के राइबोसोम में पाए जाते हैं और 18S प्रकार के आरआरएनए 40S प्रकार के राइबोसोम में पाए जाते हैं। देखिए सबसे अंत में मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूं इस टॉपिक के बारे में, इस कोशिकांग के बारे में, और वो है राइबोसोम के कार्य। देखिए फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का एक ही कार्य है और वो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। ये एमिनो अम्लों को क्या करता है, जोड़ता है और पॉलीपेप्टाइडों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, और राइबोसोम के कार्य। राइबोसोम का एक ही कार्य है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। और कैसे करता है, ये राइबोसोम जो होता है वो एमिनो अम्लों को जोड़ता है और एमिनो अम्लों के जुड़ने पर पॉलीपेप्टाइडों का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, आज जो हमने आपसे चर्चा की है वो राइबोसोम कोशिकांग पर किया और ये राइबोसोम कोशिकांग हमारा समाप्त हुआ। कल हम नेक्स्ट यानी कि कोशिकांग पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।